भाभी माँ, अगर आप सीट बेल्ट ना बांधती तो भाई को एक मौका तो मिल जाता और वह कुछ तो रोमांटिक सीखते। गीतांजलि अभी भी शर्म से लाल थी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वह जैसे ही होश में आई, उसने अपना चेहरा खिड़की से बाहर कर लिया। कर्तव्य ने अपना चेहरा पीछे घुमाते हुए गुस्से से कहा, युवराज, उसे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ी से बाहर निकाल दूंगा। और रही बात मेरे रोमांटिक होने की, तो वह तेरी भाभी माँ को पहले ही पता है कि मैं कितना रोमांटिक हूँ, है ना कि? कर्तव्य ने गीतांजलि की ओर देखकर एक शरारती अंदाज में कहा। गीतांजलि ने एक बार फिर कर्तव्य की ऐसी हरकतें देखकर पानी पानी हो गई। गीतांजलि ने कर्तव्य की ओर देखा और अपने बाल कान के पीछे कर लिए। कर्तव्य ने उसकी मुट्ठी की बंद हथेली को पकड़ लिया। गुस्से से लाल होती गीतांजलि को देखकर कर्तव्य ने बिना उसके चेहरे से अपनी नजरें हटाए और युवराज को आदेश दिया, छोटे, आंखें बंद कर। युवराज शरारती अंदाज में हंसते हुए, ओके भाई साहब। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कर्तव्य ने युवी की बंद आंखों को देखकर जल्दी से गीतांजलि के गाल को चूमा और उसकी हथेली खोलकर उसे गियर पर रख दिया और अपना हाथ उसके ऊपर रखकर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। पूरे टाइम गीतांजलि का हाथ कर्तव्य के हाथ के नीचे गियर पर था और कर्तव्य अपने अंगूठे से उसकी हथेली को सहला रहा था। दोनों एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे। गीतांजलि जहाँ शर्मा जाती, वहीं कर्तव्य उसे शर्माता देख शरारती मुस्कुराहट देता। युवराज, जो इतनी देर से उन दोनों को आंखें फाड़े देख रहा था, उसने अब कर्तव्य को टेढ़ी नजरों से घूरते हुए कहा, अच्छा, पहले ये बताओ कि आपने ये सब रोमांटिक सीन कहाँ देखी और कहाँ सीखी है? कर्तव्य युवराज की बेफिजूल की बातों से अब बहुत परेशान हो चुका था। युवराज अभी कुछ और बोलता, उससे पहले ही कर्तव्य ने रेडियो ऑन कर दिया, क्योंकि गीतांजलि का दाहिनी हथेली कर्तव्य की हथेली के नीचे थी। इसलिए उसने किसी तरह कर्तव्य की छोटी उंगली को अपनी उंगली के नीचे में दबा लिया। कर्तव्य ने गीतांजलि को घूरते हुए बोला, तुम यूवी को बिगाड़ रही हो ना? क्योंकि कुछ दिन पहले युवराज ने भी ऐसे ही उसकी उंगली को दबा दिया था। कर्तव्य ने रिव्यू मिरर से युवराज को देखा तो पाया कि उसकी आंखें बंद थीं और उसके कानों पर ईयरपोड्स लगे हुए थे। फिर गीतांजलि के कान के पास झुककर बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हें भी बिगाड़ने वाला हूँ। स्टे अलर्ट बेबी, आई एम ऑन माई मिशन ऑलरेडी। गीतांजलि उसे घूरते हुए देखती है। गीतांजलि मुंह बनाकर बोली, देखते हैं कितना बिगाड़ पाते हैं आप हमें। हाँ, क्यों नहीं बीवी, क्यों नहीं। सीधे बैठो अपनी सीट पर और सीट बेल्ट कसकर पकड़ो, कर्तव्य ने उसे आदेश दिया। अचानक उसने एक पार्क के पास बहुत जोर से ब्रेक लगाए। युवराज, जो सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए था, उसे अचानक झटका लगा। युवराज का सर कर्तव्य की सीट से टकराया। युवराज अब अपना माथा रगड़ते हुए बोला, भाई साहब, क्या हुआ? क्या आप अच्छे रेसर नहीं हैं? मेरा मतलब ड्राइवर। कर्तव्य अपनी जीभ अपने मुंह के अंदर घुमाते हुए बोला, जैसे मैं तुझे रोमांटिक सीन दिखाकर सब सिखाया था, वैसे ही मैंने अभी ये स्टंट करके सिखाया कि बड़े भाई से पंगा नहीं लेना चाहिए। छोटे, गेट डाउन फास्ट। वहीं गीतांजलि अचानक हुई इस घटना से गुस्सा हो गई। उसने अपने आप को संभालते हुए युवराज से कहा, युवराज, आप ठीक हो? जोर से लगा क्या? युवराज ने बच्चों की तरह सुबकते हुए कहा, हमेशा ही करते हैं भाई साहब, छोटा हूं मैं, इसलिए अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकालते हैं। दिखाओ कहाँ लगा? गीतांजलि ने बहुत ही प्यार से पूछा। कर्तव्य ने युवराज को घूरते हुए कहा, बंद करो ना ये यूवी अपना ड्रामा। और गीतांजलि, उसकी चालों में मत फंसना। तुम उसका असली चेहरा नहीं जानती हो, क्योंकि उसने देखा गीतांजलि की आंखों में युवराज को लेकर बहुत बेचैनी है। युवराज ने कहा, वह आपका असली चेहरा नहीं जानती। गीत बाहर आओ, हमें देर हो रही है। कर्तव्य युवराज की बातों को इग्नोर करते हुए गीतांजलि को कार से बाहर निकाल लिया। कर्तव्य ने युवराज को देखकर हल्की आवाज में कहा, सच में जोर से लगा तुझे? युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई साहब, आप तो मुझे कभी दर्द दे सकते हैं क्या? तो फिर गीतांजलि के सामने इतना ड्रामा क्यों कर रहा था? कर्तव्य ने कहा, क्योंकि मुझे आपको आपकी वाइफ के सामने चिढ़ाने में मजा आता है। सब समझता हूँ मैं। तू और रोक, तेरे को बताऊंगा बाद में। एंड स्टे अवे फ्रॉम हर। क्यों, मेरी भाभी माँ है, मैं तो चिपकूंगा, चाहे जो हो जाए। उसकी बचकानी नोकझोंक में कर्तव्य का पलड़ा भारी रहा। जब युवराज के आगे चल रहे कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी बाहों में ले लिया और उसे पीछे हटने का मौका ही नहीं दिया।
युवराज ने उन दोनों को साथ में चलते देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मैं आप दोनों को हमेशा साथ रखने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर पार्क में घूमने के बाद उनकी गाड़ी एक बुक स्टोर के सामने रुकी। तीनों ने बुक स्टोर के अंदर प्रवेश किया। गीतांजलि ने एक नजर कर्तव्य को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके अपोजिट गीतांजलि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट और एक्साइटमेंट थी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, लास्ट टाइम तुमने कहा था तुम्हें लिखना पसंद है, सो आई गैस पढ़ना भी पसंद होगा। और मेरी स्टडी से नॉवल रिलेटेड कुछ नहीं है, और आई हैव इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल रिलेटिव बुक्स, सो तुम अपनी पसंद की जो भी बुक हो वह ले सकती हो। गीतांजलि बच्चों की तरह चहकते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गीतांजलि इतनी ज़्यादा खुश हुई कि वह जल्दी से कर्तव्य के गले लग गई। वहीं कर्तव्य को तो कुछ समझ ही नहीं आया। गीतांजलि को अभी भी नहीं पता था कि वह उसके गले से लग चुकी है। कर्तव्य को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वह उसके बालों को सहलाकर उसके माथे पर अपने होंठ रखकर मुस्कुराया। यह सिर्फ और सिर्फ गीतांजलि के लिए ही मुस्कुराहट थी। कर्तव्य ने कहा, जो पसंद है ले लो। गीतांजलि चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए जल्दी से नॉवेल्स एरिया में भाग गई। वहीं कर्तव्य उसे भागता देख हल्के से हंसा। फिर उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और युवराज को खोजने लगा। उसने देखा युवराज मैथ की बुक के पास खड़ा था। कर्तव्य ने युवराज को किसी बुक में देखते पाया जो मुंह बना रहा था। उसने जैसे ही कर्तव्य को अपनी तरफ आते देखा तो बोला, भाई साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैथ के बुक में ये ट्रायंगल चैप्टर में सेक्स के बारे में क्यों दिया है। युवराज ने कंफ्यूज से कहा, सेक थीटा के बारे में दिया गया होगा। ठीक से आंखों को बड़ा बड़ा खोल कर देखो। और हाँ, आज शाम को कुछ मीटिंग्स हैं, सो नो मोर वीडियो गेम्स। लास्ट की लाइन उसने पूरी अपने पिता ओंकार सिंह चौहान की तरह बोली। युवराज उसे देखकर हैरान होते हुए, वाह भाई साहब, आप तो पूरे के पूरे बड़े पापा की कॉपी हैं। यह सुनकर कर्तव्य ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। वहीं युवराज मुंह बनाते हुए, अच्छा हुआ मेरा बचपन खत्म हो गया उसके साथ। ये कहकर उसने वो बुक उठाई और उसे वहीं पटक दिया। कर्तव्य उसे ऐसे करते देखकर हल्के से हंसते हुए बोला, छोटे तू अब भी मैथ से डरता है। युवराज ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, भाई मैथ नहीं, वह बिजनेस है, पता नहीं क्या क्या भरा है उसमें। कर्तव्य ने कहा, हाँ वह तो होगा ही, तेरे को सब कर्तव्य सिंह चौहान ने जो सिखाया है। कर्तव्य प्राउडली मुस्कुराहट के साथ बोला, सेकंड हैंड भाई साहब, हर चीज़ जो आपने सिखाई है। यूं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, और मैंने आपकी बात पर अमल भी किया है भाई साहब। तो फिर गुरु दक्षिणा के नाम पर चल जा, बुक उठा, मैं बिल पे करता हूँ। कर्तव्य ने उसे ऑर्डर देते हुए कैशियर की तरफ बढ़ गया। वहीं युवराज अपनी आंखें फाड़े कर्तव्य को जाते हुए देख रहा था। कर्तव्य काउंटर पर पहुंचा। गीतांजलि बुकमार्क देख रही थी। उसने बुकमार्क की तरफ देखा। कर्तव्य को कुछ दिन पहले वाली बुकमार्क वाली लड़की याद आ गई। कर्तव्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यह तुम्हें पसंद है? गीतांजलि ने कहा, नहीं, यह काफ़ी फैंसी है, मुझे तो साधारण से बुकमार्क ही पसंद आते हैं। कर्तव्य ने कहा, और कुछ नहीं? हो गया, बिल पे कर दिया क्या? गीतांजलि ने कहा, नहीं। ठीक है। कर्तव्य आगे बढ़कर बिल पे करने लगा। कैशियर ने कर्तव्य को बिल की अमाउंट बताई। कर्तव्य अपना कार्ड निकाल कर रखते हुए बोला, मैं कार्ड से बिल पे करूंगा। युवराज गीतांजलि के पास इतनी सारी किताबें देखकर हैरानी से आंखें फाड़े खड़ा था। अपने सामने इतनी सारी बुक्स देखकर युवराज हल्के से बोला, भगवान, मेरे को तो कुली से कुत्ते वाली फीलिंग आ रही है। ये कैसी मजदूरी करना पड़ रही है। सर, हम कल तक होम डिलीवरी करवा देंगे। कैशियर मुस्कुराकर कर्तव्य से बोला। ये सुनकर युवराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच सच बताओ, तो मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? वह इतनी तेज बोला कि आसपास के लोगों की निगाहें उस पर पड़ीं। उसे जैसे ही महसूस हुआ कि उसने क्या बोला, तो वह जल्दी से अपने शब्द को ठीक करते हुए बोला, मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी डिलीवरी करते हैं आप लोग, ये बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ हो सके तो कल सुबह तक डिलीवरी ज़रूर कर दें। ज़रूर सर, कैशियर ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया। जाते समय गीतांजलि ने कैशियर को बहुत प्यार से थैंक यू कहा। अपने काम की तारीफ सुनकर कैशियर के चेहरे पर
बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। शॉप के बाहर आपने सारी बुक का बिल पे कर दिया? गीतांजलि अभी भी इतने ज़्यादा पैसे खर्च होने से परेशान थी। वह नहीं चाहती थी कि कहीं उसकी इतनी सारी शॉपिंग से कर्तव्य परेशान ना हो जाए। कर्तव्य मुस्कुराता हुआ बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी कुछ भी खरीदने से हिचकिचाए। गीतांजलि हल्की सी मुस्कुराहट से, वैसे जब मैंने बुकें खरीदी तो मैंने पैसों के बारे में नहीं सोचा था। कर्तव्य उसकी बात सुन उसे समझाते हुए, बुक और मेडिसिन ऐसी चीजें हैं जिसे खरीदने के टाइम पैसे को लेकर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जिसके पास नहीं है तो अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्ड कैपेबल अदर्स वुड मेक इट अफोर्डेबल होना चाहिए। फिर भी कर्तव्य गीतांजलि की झिझक को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। बिफोर यू आस्क लेट मी आंसर। आईटी की बुक्स का टोटल कॉस्ट तुम्हारे पति ने अपनी बीवी के लिए जितना खर्च किया है उस पर डेंट तो क्या स्क्रैच भी नहीं आया है। सो चिल, अभी बहुत पैसे हैं मेरे पास। सो आराम से जितना मन करे उतनी शॉपिंग करो। अंजलि कर्तव्य को आंखें फाड़े देख रही थी। कहीं ना कहीं कर्तव्य की बातें उसके मन में घर करती जा रही थी। वह इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी इतनी क्यूट सी पोज देखकर कर्तव्य धीरे से बोला, सो क्यूट। गीतांजलि कंफ्यूज होकर, जी क्या कहा आपने? कर्तव्य अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, मेरी एक क्लाइंट थी तो उसकी बात कर रहा था। गीतांजलि अब उसे घूरते हुए बोली, जहाँ देखो घर पर भी फीमेल, बाहर भी फीमेल, सभी आपके पास ही क्यों मंडराती रहती हैं? गीतांजलि के चेहरे पर जलन के भाव देख कर्तव्य ने अपनी एक आईब्रो अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझसे जेलस फील कर रहा है? भाभी माँ आपकी फ्रेंड फॉलोइंग से जेलस फील क्यों करेंगी? वह बहुत सीधी हैं, आपको बताना चाहिए ना, है ना भाभी माँ? युवराज ने गीतांजलि के चेहरे को देखते हुए कहा। कर्तव्य ने युवराज को गुस्से से देखते हुए कहा, ये ज्यादा जुबान चल रही है बेवकूफ कहीं का। युवराज हंसते हुए बोला, आप मुझे स्मार्ट कह रही हो ना? नहीं, मैं तुम्हें डब्बू कह रहा हूँ। अपनी इंसल्ट सुनकर युवराज का चेहरा छोटा सा हो गया। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें पता है ना कि वे कैसे हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं और मैं आपके साथ हूँ। गीतांजलि ने कर्तव्य को एक नज़र देखकर युवराज से कहा, भाई साहब बहुत कड़वा बोलते हैं। भाई भाभी माँ, आप बहुत मीठा बोलती हैं। युवराज गुस्से से कर्तव्य को देखते हुए बोला, लेकिन जैसे ही उसने कर्तव्य के चेहरे पर गुस्से की लहर देखी तो वह गाड़ी की तरफ भाग गया। गीतांजलि भी अब उसके पीछे जाने लगी। तभी कर्तव्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक दिया। कर्तव्य उसके पीछे से आकर उसके कान के पास झुककर बहुत आराम से बोला, तुम्हारे पहले कोई नहीं थी, ना तुम्हारे बाद कोई आएगी। मेरी जिंदगी सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा यह रवैया अच्छा लगा। कर्तव्य अब शरारत से मुस्कुराकर बोला। वही गीतांजलि उसकी बातों को सोच रही थी। कर्तव्य ने उसे अपने करीब खींच लिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे सौभाग्य में हैं। गीतांजलि की आंखें नम हो चली। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया था जब मैंने तुम्हें अपना बनाया। उसी दिन मुझे सौभाग्य मिल गया था। कर्तव्य ने गाड़ी का फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। गीतांजलि उसमें बैठ गई। कर्तव्य ने उसकी साड़ी का पल्लू उठाया और बहुत आराम से उसकी गोद में रख दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस बार उसने खुद गीतांजलि की सीट बेल्ट लगाई और बहुत प्यार से उसकी नाक को अपने होठों से छूकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वहीं पीछे बैठा युवराज यह दृश्य देखकर खुशी से सीटी बजाने लगा। भाई साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। युवराज खिड़की से बाहर देखते हुए बोला। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, कर्तव्य ने कहा तो युवराज से, लेकिन उसकी निगाह गीतांजलि के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। कुछ समय बाद वह अपनी सीट पर सीधा बैठकर गाड़ी चलाने लगा। गीतांजलि अपना हाथ कर्तव्य के हाथ की तरफ बढ़ाती जो गियर पर रखा हुआ था, लेकिन वह शर्म और हिचकिचाहट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। कर्तव्य का ध्यान ड्राइविंग पर था, लेकिन वह गीतांजलि की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। गीतांजलि एक बार फिर अपने हाथ आगे बढ़ाकर पीछे खींचने लगी। तभी कर्तव्य ने अपने हाथ में उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और गियर पर रख दिया। वह अब सामने देखते हुए मुस्कुराया। तुम मुझे छू सकती हो, मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। कर्तव्य ने इस तरह कहा जो केवल गीतांजलि को सुनाई दिया था, जिसके जवाब में गीतांजलि ने मुस्कुराकर
अपनी पकड़ उसकी उंगलियों पर मजबूत कर दी। भाई साहब, लंच का टाइम हो गया है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। युवराज ने अब उन्हें एक सुझाव दिया। अच्छा ठीक है। वे एक ढाबा थीम वाले रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध था। वे अपने चेयर पर बैठ गए और अपना खाना ऑर्डर कर दिया। युवराज ने गीतांजलि के साथ कई सेल्फी ली और बीच बीच में गीतांजलि की तारीफ भी की। कुछ देर बाद, भाई साहब ये पिक कैसी है? युवराज ने एक पिक कर्तव्य को दिखाते हुए कहा। वह युवराज और गीतांजलि की पिक थी। गीत अच्छी दिख रही है, बट तुम उसके साथ अच्छे नहीं लग रहे। कर्तव्य मुंह बिगाड़ते हुए बोला। युवराज ने मनी मन सोचा, यही समय है जब वह कर्तव्य की टांग खींच सकता है, और कर्तव्य उसे कुछ कह भी नहीं पाएगा क्योंकि वहां पर गीतांजलि मौजूद है। युवराज टेढ़ा हंसते हुए बोला, मुझसे जेलस फील करना बंद कीजिए। मुझे तो कभी भी इस बात पर जलन नहीं हुई कि आपकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड हैं और आप उनके साथ कैसे टाइम बिताते हैं। यह सुनते ही कर्तव्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपना सर गीतांजलि की ओर मोड़ा, जो उसे घूर रही थी। इस समय एक वेट्रेस कर्तव्य के बहुत करीब आकर मनमोहक अंदाज में बोली, क्या आपको कुछ और चाहिए सर? कर्तव्य ने बिना उसे देखे कहा, नो। देखा भाभी माँ, आपको ना, उसने ना आपसे पूछा ना मुझसे पूछा, सिर्फ भाई से ही पूछा। और वह बोली भी कैसे? वह गीतांजलि को भड़काने के अंदाज में बोला। कर्तव्य गुस्से से युवराज के सर पर एक थप्पड़ मारते हुए बोला, तुझे तो मैं घर चलकर बताता हूँ। फिर गीतांजलि की ओर देखकर बोला, गीत मेरा विश्वास करो, मुझे किसी भी तरह के संबंध बनाने में दिलचस्पी नहीं है। मैं पूरी तरह से लॉयल हूँ। वह धीरे से बोल रहा था, जो सिर्फ गीतांजलि सुन सकी। मैंने पूछा आपसे कुछ, आपने एक बार कह दिया, बस हो गया। ए नीड नो मोर एक्सप्रेशन। मुझे एतबार है आपके ऊपर, गीतांजलि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर वैसा लुक क्यों दे रही थी आप? कर्तव्य ने अपनी बाईं आईब्रो को अपने अंगूठे से सहलाते हुए पूछा। माफ करना, पहली बार मैंने किसी में डर देखा था, मुझे खोने का डर। मैं बस इसे फिर से अनुभव करना चाहती थी। इस बार गीतांजलि ने हल्के से कर्तव्य की नाक को छूकर कहा और मुस्कुराई। उतनी देर में उनका ऑर्डर आ गया और तीनों ने खाना शुरू कर दिया। कबाब में हड्डी, सारा मूड ही खराब हो गया क्योंकि युवराज ने जो खाना अपने खाने के लिए निकाला था वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंग्री कबाब में हड्डी हमेशा मूड ही खराब कर देती है। कर्तव्य ने युवराज को देखकर तंज भरे लहजे में कहा। कर्तव्य की बात और उसकी आंखों को देखकर युवराज को समझ आ गया कि कर्तव्य किसके लिए कह रहा है। उसे समझ आ गया था कि कर्तव्य उससे नाराज है, उसकी गर्लफ्रेंड वाली बातों से। वह बाहर से तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन उसने तंज भरे लहजे में ही युवराज को समझा दिया था। उसका मतलब समझते हुए युवराज जल्दी से गीतांजलि को देखते हुए प्यारी सी आवाज में बोला, भाभी माँ, मैं यहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। और भाई साहब, मैं आज दीवान प्रोजेक्ट की मीटिंग अटेंड करूंगा। युवराज ने ईमानदारी से कहा। कर्तव्य ने सिर पलके झुकाकर उसे इशारा किया। लंच करने के बाद तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। युवराज ने पहले ही एक ड्राइवर को कॉल करके रेस्टोरेंट से बाहर आने को बोल दिया था। उसने दोनों को बाय कहा और कार में बैठकर निकल गया। गीतांजलि और कर्तव्य भी जाने वाले थे कि तभी गीतांजलि ने कर्तव्य की आस्तीन हल्की सी पकड़कर खींची। क्या? कर्तव्य उसके ऐसे खींचने से चौंका। आइसक्रीम? गीतांजलि ने सड़क की दूसरी ओर आइसक्रीम पार्लर की ओर इशारा किया। केवल एक प्रॉमिस? कर्तव्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। गीतांजलि ने जल्दी से कहा, हाँ। वे आइसक्रीम पार्लर की अंदर पहुंचे। गीतांजलि ने अपना ऑर्डर दुकानदार को नहीं बल्कि कर्तव्य को दिया, क्योंकि उसके लिए कर्तव्य की अनुमति ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वह अपने साथी की राय लेना अब ज़्यादा जरूरी समझती थी। 2 आइसक्रीम स्कूप? गीतांजलि हल्की सी मुस्कुराती बोली। नहीं, तुमने केवल एक आइसक्रीम स्कूप ही मांगी थी। कर्तव्य ने उसकी डबल आइसक्रीम पर अच्छा खासा चिढ़कर कहा। हाँ हाँ, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ रही हूँ, सिर्फ एक ही तो एक्स्ट्रा मांग रही हूँ ना। गीतांजलि ने बच्चों की तरह आंखें टिमटिमाते हुए कहा। कर्तव्य उसे घूरता हुआ बोला, आगे से ध्यान रखूंगा, तुम्हें आइसक्रीम पार्लर की तरफ आने भी नहीं दूंगा। यह कहते हुए वह आइसक्रीम लेने चला गया। कर्तव्य और गीतांजलि दोनों आइसक्रीम पार्लर से बाहर आए। गीतांजलि कर्तव्य की दाहिनी ओर चलते हुए आइसक्रीम खा रही थी। तभी एक कार तेजी से उनके पास से गुजरी। एक पल को तो कर्तव्य की सांस ही थम गई।
उसने पलक झपकते गीतांजलि की जगह एक्सचेंज कर दी। उसका एक हाथ गीतांजलि की कमर पर और दूसरा अपनी जेब में था। आसपास के लोग अब कर्तव्य की तारीफ कर रहे थे। गीतांजलि को कर्तव्य के इस कदम से बहुत अच्छा लगा कि कर्तव्य के लिए गीतांजलि इतनी मायने रखती है। उसके मन में एक गुदगुदी सी हुई जो उसे बहुत अच्छा महसूस करवा रही थी। कार के अंदर पूरे सफर के दौरान गीतांजलि सिर्फ अपनी आइसक्रीम खाने में ही बिजी थी। वह आइसक्रीम स्पून से एक बाइट लेती तो एक बाइट कर्तव्य को खिलाती। कर्तव्य भी मुस्कुराकर उसके हाथ से बाइट लेता। लेकिन जब गीतांजलि उसे बाइट नहीं कराती तो वह हल्के गुस्से से उसके गालों पर हल्के से अपने दांत गड़ा देता। यह सिलसिला काफी देर तक चला। गीतांजलि ने एक नज़र कर्तव्य की ओर देखा और मन ही मन कहा, युवराज कह रहे थे कि कर्तव्य रोमांटिक नहीं है। अगर उनका यह रूप रोमांटिक नहीं है तो मैं उनका रोमांटिक रूप कभी भी नहीं देखना चाहूंगी। उसके यह सोचते ही धड़कनें बढ़ गई थीं। कर्तव्य ने रेडियो ऑन किया और एक ऐसा गाना चला जो उन दोनों के दिल के जज्बात को बखूबी दिखा रहा था। कुछ ही समय में वे चौहान हवेली वापस पहुंच गए। गीतांजलि जल्दी से नीचे उतर गई। वहीं कर्तव्य अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग एरिया में चला गया। गीतांजलि पहले ही रूम के अंदर बढ़ गई थी, वार्डरोब के अंदर। गीतांजलि ड्रेस चेंज करने के लिए वार्डरोब के अंदर गई। वहीं कर्तव्य भी फोन पर बात करते हुए रूम में दाखिल हुआ, क्योंकि उसे अपना कोट चाहिए था ताकि वह ऑफिस के लिए निकल सके। गीत, मेरा ब्लू कोट दोगी प्लीज? कर्तव्य ने अपना फोन म्यूट कर दिया और एक ड्रॉर से एक फाइल ढूंढते हुए हल्की तेज आवाज में बोला। म्यूट अनलॉक करते हुए कर्तव्य ने जवाब दिया, मैं वहां पहुंचूंगा। हाँ, सारे पेपर्स के साथ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो। गीत, वह एक बार फिर चिल्लाया। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वह गहरी सांस लेता हुआ बोला, कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेता हूँ। कहते हुए क्लोजेट रूम के अंदर चला गया। वह जैसे ही अंदर पहुंचा उसके पैर जमीन से ही चिपक गए। उसकी नजरें सामने ही अटक गईं। गीतांजलि मिरर के सामने खड़ी थी। उसकी साड़ी का ढीला सिरा ब्लाउज से अलग होकर फर्श पर लहरा रहा था। उसकी चेस्ट सिर्फ ब्लाउज से ढकी हुई थी, जिसके दो हुक पहले से ही खुले हुए थे। वहीं गीतांजलि उसका तीसरा हुक खोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी पूरी पीठ, गर्दन से लेकर उसकी गोलाईदार नाभि तक सब कुछ दिख रहा था, जो कर्तव्य को अट्रैक्ट कर रहा था। कर्तव्य के मन में अलग अलग ख्याल आने लगे। तभी उसकी नज़र उसकी नंगी पीठ पर चली गई। वह धीमे से बोला, गीत। गीतांजलि ने जैसे ही अपना नाम सुना उसने जल्दी से मुड़कर कर्तव्य की ओर देखा, जिसकी नजरें पहले उसकी नंगी पीठ पर थी। घबराहट के कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे कर्तव्य उसे छूने के लिए बेताब हो गया। लेकिन वह कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। उसने अपना सिलैबा निगला और गीतांजलि को समझाया, मैं सिर्फ कोट लेने आया था, ऑफिस जाना है। वह अपनी नजरें उसके छोटे से वजूद से हटाते हुए अपना कोट ढूंढने की कोशिश करने लगा। वह हैंगर इधर उधर करने लगा। वही गीतांजलि अभी भी ब्लाउज का हुक खुद खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। वह कैसे गीतांजलि को देख रहा था। कर्तव्य ने देखा कि गीतांजलि अभी भी अपने ब्लाउज का हुक खोलने की कोशिश कर रही थी। वह गीतांजलि के करीब गया। उसने उसकी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया ताकि गीतांजलि की आंखें उसकी आंखों से मिल सकें। दोनों ही एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे। कर्तव्य ने बिना आंखें हटाए उसकी कोमल सी उंगलियों को उसकी ब्लाउज के हुक से हटा दिया और उसका तीसरा हुक भी खोल दिया। गीतांजलि ने अपना ब्लाउज अपने हाथों से पकड़ लिया था। कर्तव्य ने अपनी हथेली से उसकी कोमल पीठ को सहलाया और अपने अंगूठे से ब्लाउज की टाइट फिटिंग के कारण बने लाल निशान को धीरे धीरे सहलाने लगा। वह आगे झुका और बहुत ही प्यार से उस निशान पर अपने होंठ रख दिए। गीतांजलि अभी भी मिरर से उसे देख रही थी। भले ही वह उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, उसकी वह छोटी सी हरकत को महसूस कर सकती थी, जो उसकी पीठ पर कुछ पेंटिंग्स बना रही थी, जिससे उसके शरीर में अजीब से एहसास पैदा हो रहे थे। जब कर्तव्य ने हल्के से उसकी पीठ पर बाइट की तो गीतांजलि के मुंह से धीमी सी सिसकी निकली। कर्तव्य ने उसकी पीठ पर बने निशान को हल्के से चूमा और काटा, जिससे वह और उभर कर आ गया। गीतांजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी बाएं आंख से एक आंसू बह निकला, क्योंकि वह ना तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना जानती थी और ना ही वह इससे अधिक कुछ मांग रही थी। ना ही वह जानती थी
कि वह कर्तव्य के सामने अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। कर्तव्य सीधा खड़ा हो गया। उसने पीछे से अपना दाहिना हाथ आगे करते हुए आगे से गीतांजलि की गर्दन को पकड़ लिया और गले पर हल्का सा दबाव बनाते हुए उसे दीवार की ओर पुश करके खड़ा कर दिया और गीतांजलि की नंगी पीठ को अपनी चेस्ट से चिपका लिया। कर्तव्य उसकी गर्दन पर अपना नाक रगड़ते हुए बोला, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाऊंगा, बस तैयार हो जाओ। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारे लिए कितना बेचैन हूँ। उसने उसके कान पर हल्की सी बाइट लेते हुए कहा और दाहिने हाथ के अंगूठे से उसके होंठ के पास बने लाल तिल को सहलाने लगा। यही उसकी एकमात्र कमजोरी थी जिसके लिए वह इतना बेचैन था। उसने हल्की सी अपनी गर्दन आगे करके उसके होंठों को अपने होंठों से छू लिया, लेकिन गीतांजलि ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देख कर्तव्य ने उसके जबड़े को पकड़ लिया और उसके होंठों के पास हल्के से अपने दांत गड़ा दिए और उसे झटके से अपनी ओर घुमाकर उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर फोर्सफुली किस करने लगा। कर्तव्य की जीभ गीतांजलि की जीभ से इस कदर उलझ चुकी थी। काफी देर किस करने के बाद गीतांजलि की सांस फूलने लगी तो मजबूरन उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ी। कर्तव्य अपना सिर उसके सिर से जोड़ते हुए बोला, मैंने कहीं पढ़ा था, जब हम किसी भूखे टाइगर को अपनी पीठ दिखाते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने उसकी बंद आंखों को देखकर बोला और जल्दी से अपना एक टॉवल लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। वही गीतांजलि गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर कर्तव्य के एहसास में खो गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ पल पहले हुई उसकी हरकतों में चेतावनी याद आते ही उसने झटके से अपनी आंखें खोली। वह पलटी, उसकी पीठ पर निशान बन चुके थे। उसने थोड़ा आगे मुड़कर मिरर में खुद की पीठ देखी। कर्तव्य ने उसकी पीठ पर क्या किया है ये देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब उसने उन निशानों को छुआ तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पहला निशान जो उसे मिला था वह किसी नफरत से नहीं बल्कि प्यार से था। क्या यह भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूँ? गीतांजलि मिरर में अपने चेहरे की ओर देखकर बोली। धत पागल, मैं खुद पर हंसी और एक आरामदायक सूती साड़ी पहन ली। बाथरूम में जाते ही कर्तव्य ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से शॉवर ऑन कर दिया। ठंडे पानी की बूंदें उसे शांत करती हुई लग रही थी। तभी उसे कुछ देर पहले अपनी हरकतें याद आईं। उसे इतना तेज बाइट करने की क्या जरूरत थी? अब वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं कितना हब्सी हूँ जो उसे खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या करूँ? कि उस दिलकश स्किन को देखकर दिल अपने बस में ही नहीं रहता। उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए कुछ डील के बारे में सोचने लगा। तभी उसने सामने मिरर में खुद के होंठों को देखा तो उसे गीतांजलि के होंठों की याद आ गई। कैसे अभी कुछ सेकंड पहले दोनों के होंठ एक दूसरे से कितनी बुरी तरह से उलझे हुए थे। कुछ देर बाद कर्तव्य रेडी होकर बाहर निकला। उसने व्हाइट पैंट और डार्क ब्लैक शर्ट पहन रखी थी। एक हाथ में टाई और दूसरे हाथ में फोन लिए हुए वह चिल्लाया, आज चाहे जो भी डील साइन हो, अगर वह टीम वर्क नहीं करना चाहते हैं तो डील कैंसिल कर दो। उन्हें इसकी ज़रूरत है, मुझे नहीं। और मैं ऐसे किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करूँगा जिसके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये बेपरवाह लोग मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। वही गीतांजलि जो उसके लिए कॉफ़ी लेकर रूम में दाखिल हुई, उसने कर्तव्य के हाथ में टाई पकड़ी देखकर उसके करीब आकर उसे अच्छी तरह से तैयार करने लगी, जबकि कर्तव्य अभी भी अपने मैनेजर को सख्त हिदायतें दे रहा था। कुछ पल बात करने के बाद उसने अपना कॉल काट दिया और खुद को मिरर में देखा। परफेक्ट, थैंक यू जाने मन। उसने खुद को पूरी तरह एक परफेक्ट बिजनेसमैन के रूप में तैयार देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। गीतांजलि जाने मन सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। स्वीट हार्ट, परफ्यूम कहाँ है? कर्तव्य अब ड्रेसिंग टेबल के पास रखे परफ्यूम को देखते हुए बोला। यह सुनकर गीतांजलि ने अपनी नाक को थोड़ा सा सिकोड़ लिया क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किस परफ्यूम की बात कर रहा है। कर्तव्य उसके चेहरे पर आए भाव समझकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, एक परफ्यूम है, शायद वह खत्म हो गया होगा। उसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। खैर छोड़ो, और ये बताओ, तुमने तो मुझे परफेक्टली रेडी कर दिया, लेकिन तुम क्यों रेडी नहीं हुई? तुम्हारी इयररिंग्स कहाँ है? वह अब टॉपिक बदलते हुए बोला, वो अभी पहनकर बाहर गई थी ना, तो ईयर लेप में पेन हो रहा था और मेरे पास कोई छोटे इयररिंग्स नहीं है।
सारे ही हैंगिंग ईयररिंग जैसे हैं, तो इसलिए खाली छोड़ दिया है। थोड़ी सी देर में पहन लूंगी, कोई सिंपल सा। कर्तव्य ने हल्के से झुककर उसके कान की लो को अपने होठों से छूते हुए हाँ कहा। आज रात खाने में क्या खाना पसंद करेंगे? गीतांजलि धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। तुम्हें? कर्तव्य के मुंह से अनायास ही निकल गया। जी? गीतांजलि ये सुनकर शॉक्ड हो गई। वो मेरा मतलब है कि तुम जो भी बनाना चाहो। ठीक है। गीतांजलि अब अच्छे बच्चे की तरह अपना सिर हिलाकर हाँ बोली। जल्दी आने की कोशिश करूंगा, फिर साथ में डिनर करेंगे। क्या तुम हमेशा की तरह मेरा इंतजार करोगी? कर्तव्य ने उसके गले में पहने मंगलसूत्र को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा, जिस पर गीतांजलि ने सिर हिला दिया। कर्तव्य के हाथ अब उसके गले को छूने लगे थे, जिस कारण गीतांजलि को गुदगुदी सी होने लगी और उसे हंसी निकल गई। क्या तुम पेस्ट्री आइसक्रीम खाना चाहोगी? मैं आते टाइम ले आऊँगा। मैं आइसक्रीम खाऊंगी। गीतांजलि खुशी से खिलखिलाते हुए हंस पड़ी और उसने कर्तव्य की उंगलियों को भी पकड़ लिया ताकि वह गुदगुदी ना कर सके। बताओ, कौन सी आइसक्रीम चाहिए? वनीला? प्लीज प्लीज। गीतांजलि बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कर्तव्य मुस्कुराकर उसके कंधे को अपने होठों से चूमते हुए बोला, क्या तुम अपने स्कूल टाइम में मैथ में अच्छी थी? अचानक थी, उसने यह सवाल कर दिया। हाँ, मैं समीकरण हल करने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? वह अचानक कर्तव्य के सवाल से कुछ कंफ्यूज सी हो गई। ओके, सो आई वांट टू से कि आज तुम सुबह वन कॉज सी लग रही थी। अब मैं चलता हूँ, वरना मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। जितनी बात करूंगा तुमसे, मन भरेगा ही नहीं। कर्तव्य उसके माथे और गालों को अपने होठों से बारी बारी चूमते हुए बोला। बाय। फिर अचानक उसके कान के पास झुककर वन कॉसी और रूम से बाहर निकल गया। वहीं गीतांजलि अपनी ठोड़ी पर हाथ रख सोचने लगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वन कॉज इज इक्वल टू सेक्स। सेक्सी? सेक्सी? हे भगवान, इसका मतलब है कि मैं सेक्सी लग रही थी। गीतांजलि की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जैसे सारा खून उसके चेहरे पर आकर रुक गया हो। शाम के समय गीतांजलि कचौड़ी बनाने के लिए आटे में लोइयों में भुना हुआ प्याज और बेसन भर रही थी। करीब 7 बजे युवराज ऑफिस से वापस घर लौटा और तेज आवाज में गीतांजलि को बुलाने लगा। भाभी माँ, भाभी माँ। भाभी माँ कहाँ है? उसने लिविंग रूम में टेबल साफ कर रही एक लड़की से पूछा। उसने उस लड़की पर इतना ध्यान नहीं दिया था। किचन में होगी। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? 2 आंखें, 2 पैर और थोड़ा सा दिमाग है तो उसे काम पर लगाओ और खुद ढूंढ लो। वह लड़की ने मुंह फेर कर जवाब दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? युवराज उसके अचानक इतने कड़वे शब्दों पर दांत पीस कर रह गया। करूंगी, ऐसे ही बात करूंगी। क्या कर लोगे आप? एक तो इतना बड़ा घर बनाते क्यों हो, जबकि इंसान ही गुम हो जाता है और तो और दूसरा ढूंढ भी नहीं पाता। पर आपको क्या, खुद को सफाई करनी नहीं है? जो करता है उससे पूछो। वह लड़की घूमकर युवराज को गुस्से से घूरने लगी थी। बाप रे, इतना गुस्सा! डिज्नी प्रिंसेस! युवराज उसे वहां देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख रही थी। वह उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो क्या जरूरत है साफ करने की? वैसे भी तुमसे किसने कहा हवेली को साफ करने के लिए? वह लड़की मुंह बिगाड़ते हुए बोली, डैड को कुछ काम था, इसलिए कॉलेज से रिटर्न होकर यही फाइल देने आ गई। फिर देखा तो बेचारी बूढ़ी काकी काफी थकी हुई है, लेकिन फिर भी काम कर रही थी। और आपकी प्यारी लीलावती मामी को बोलकर कोई फायदा नहीं, उल्टा मैं उसे और भी ज्यादा डांट देती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी हेल्प कर दूं। और एक अहम बात, मैंने पूरी हवेली साफ नहीं की, सिर्फ आपका रूम साफ किया है। तो ये हाल है। और वह उसकी नाक खींचते हुए बोली थी, मेरे जंगल बुक के मोगली, कहीं के पूरे रूम को जंगल जैसा बना रखा है। ये कहकर उस लड़की के चेहरे पर एक बार फिर गुस्सा सा दिखाई देने लगा था। बाप रे बाप, इतना गुस्सा! ये लो पानी पियो। गुस्से में इतनी गर्म हो गई हो कि मुझे यहाँ तक गर्मी लग रही है। युवराज अपना कोट उतारते हुए बोला था। इतने टाइम जो मैंने आपके रूम क्लीन करने में वेस्ट किया, उतने में तो एक असाइनमेंट कंप्लीट कर देती। वह चिढ़ते हुए अब युवराज के रूम की तरफ बढ़ गई थी। वहीं युवराज किचन की तरफ आते हुए गीतांजलि को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी माँ क्या बन रहा है? कचौड़ी। गीतांजलि ने चटनी को मिलाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर चालू करते हुए जवाब दिया।
हाँ, कचौड़ी के साथ ये पुदीने की चटनी। युवराज की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। थैंक यू भाभी माँ, यू आर द बेस्ट। युवराज गीतांजलि को साइड से गले लगाते हुए बोला था। गीतांजलि मुस्कुराते हुए बोली, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कचौड़ी तुम्हारे कमरे में ही ले आऊंगी। युवराज खुशी से उछलता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। युवराज के रूम में आते ही युवराज ने अपनी टाई सोफे पर, अपना कोट बेड पर और वॉच टी टेबल पर और सूज को बेड के आसपास फेंक दिया था। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ये क्या किया आपने? तुम फिर आ गई? क्या चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान के पर्दे फाड़ दोगी अब? युवराज उसके अचानक चिल्लाने से घबराया हुआ अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोला। अच्छा जी, और आपका क्या? आपने जो रूम की इकोनॉमी बिगाड़ दिया है उसका कुछ नहीं? सारी चीजें अभी ठीक ही थी, अभी फिर से खराब कर दी तुमने। आपसे तुम का ट्रांसलेशन पसंद आया मुझे। युवराज गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी चिन्ह को उठाकर उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला। उस लड़की ने युवराज का हाथ अपनी ठोड़ी से झटका और उसे गुस्से से घूरने लगी। बाप रे, इतना गुस्सा करती हो? देखो ना, ये छोटी सी नाक पूरी लाल हो गई है। आपका कुछ नहीं हो सकता। माँ आपको इसलिए डांटती रहती हैं। अभी यहाँ होती तो अच्छी खबर लेती हैं आपकी। वह उसे देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराई। मुझे डांट खाता देख तुम्हें अच्छा लगता है? युवराज धीरे धीरे उसके करीब जाते हुए बोला था। उस लड़की ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और अपने होठों को अंदर की ओर दबाने लगी थी। लाइक ऑलवेज, असाइनमेंट कंप्लीट करने में मैं हेल्प कर दूंगा। टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। युवराज प्यार से उसका गाल छूकर बोला। हाँ, लास्ट टाइम की तरह ना, मैं बुक्स लेकर बैठी रहूंगी और आप किसी और लड़की को लेकर बैठे रहेंगे। उसको कुछ दिन पहले की बातें याद आ गई थी। उसका चेहरा पल भर में लाल पड़ गया। वह सिर्फ दोस्त है मेरी, तुम तो दिलरुबा हो मेरी। दोस्त और डार्लिंग में बहुत फर्क होता है, युवराज उसे समझाने के इरादे से बोला था और उसने नीचे झुककर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया था। यह होता है दोस्त और अपनी जान में फर्क, वो दिलकश मुस्कुराहट के साथ बोला। यूं भी तुम ना। उस लड़की की आवाज उसके गले में अटक गई थी, साथ ही साथ आंखें भी चौड़ी हो गईं। जैसे ही नजर सामने पड़ी, गीतांजलि दरवाजे पर खड़ी उन दोनों, युवराज और उस लड़की के बीच हुए किस को देखकर स्तंभ रह गई। लड़की ने जल्दी से युवराज की चेस्ट पर थपथपाते हुए उसे पीछे मुड़ने का इशारा किया। जैसे ही युवराज पीछे मुड़ा, उसकी शरारती निगाहें गीतांजलि की चौंकती हुई निगाहों से टकरा गईं। सॉरी सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई। मुझे चलना चाहिए। हाँ, चलना चाहिए, पर काकी माँ ने कहा था कि ध्यान रखने को। क्या करूँ, जाऊँ या रुकूंगी? गीतांजलि कंफ्यूज होकर ना रूम के अंदर आ पा रही थी, ना बाहर जा पा रही थी। युवराज ने गीतांजलि को घबराते हुए देखा तो उसे शांत कराते हुए अपने कमरे के अंदर ले आया था। भाभी माँ, पहले आप शांत हो जाओ। ये मेरी दोस्त है, सिया राजपूत, इनसे मिलो। तभी पीछे से कर्तव्य की आवाज़ सुनाई दी और बचपन के प्यार से भी वह दरवाजे की डोर से टिककर बोला। कर्तव्य भाई साहब। सिया दौड़कर कर्तव्य की बाहों में चली गई थी। उसके जवाब में कर्तव्य ने प्यार से उसका सिर सहलाया, जबकि युवराज ने ठंडी पुदीने की चटनी में डुबोकर गर्मा गर्म कचौड़ी खाना शुरू कर दिया था। इस बीच गीतांजलि अपने आसपास हो रही चीजों को समझने की भरपूर कोशिश कर रही थी। गीत, इनसे मिलो, यह हमारी प्यारी सिया, डैड के बिजनेस पार्टनर आदित्य राजपूत अंकल की बेटी। बचपन से ही यह सिया युवराज की लवर है, कर्तव्य ने कहा और शरारत से हंस पड़ा। बदले में युवराज सिंह कर्तव्य को घूरता ही रह गया। वह कर्तव्य को इग्नोर करके सिया को गीतांजलि के पास लेकर आया और बहुत ही प्यार और नरमी भरी आवाज में बोला। और इनसे मिलो सिया, यह है मेरी फेवरेट भाभी माँ। भाई साहब तो बहुत खड़ूस हैं, पर मेरी भाभी माँ उतनी ही सॉफ्ट है। भाई साहब जितना गुस्सा करते हैं, भाभी माँ उससे कई ज्यादा लाड़ करती हैं। युवराज गीतांजलि को देखकर ममता भरी आंखों से मुस्कुराकर बोला था। भाभी माँ, आप ना बिल्कुल लाड़ मत करिए इनसे, ये बहुत बिगड़ गए हैं, इन्हें तो माँ की डांट ही सूट करती है। सिया उसकी कंप्लेंट करते हुए बोली। माँ, गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली। अभी भी समझ नहीं आया कि सिया किसको माँ बोल रही है। सिया अहिल्या काकी माँ को अपनी माँ बोलती है, कर्तव्य ने गीतांजलि की कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए कहा। हूँ, गीतांजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। सिया ने भी बड़ी मुस्कुराहट के साथ गीतांजलि को गले लगाकर हाँ कहा। वैसे आप बहुत सुंदर हैं भाभी माँ, और मुझे यकीन है कि आप में और भी कुछ न कुछ ऐसा है
जिसकी वजह से आप कर्तव्य भाई साहब के दिल पर राज कर पा रही हैं। सिया बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली। क्या मतलब है आपका? तभी कर्तव्य सिया को घूरते हुए देखा। अब आगे? सिया मुस्कुराते हुए बोली। भाई साहब, मुझे लगता है भाभी माँ की आंखें कातिल हैं, इसलिए आप उनके दीवाने हो रहे हैं। वैसे आपकी आंखें भी ऐसी ही हैं, इसलिए तो युवराज भी आपसे डरते हैं। वही युवराज की ओर घूरते हुए बोली। ऐसा क्या कर दिया तूने कि इसका गुस्सा ही खत्म नहीं हो रहा है? कर्तव्य युवराज के पास जाकर बैठ गया और एक कचौड़ी उठाते हुए बोला। इससे मत पूछिए भाई साहब, मैं बताती हूँ आपको। जब मैं आई पूरा कमरा तबेला लग रहा था। इतनी मेहनत करी मैंने और फिर इस कमरे को इंसानों के रहने लायक बनाया इसे। पर यह इंसान तो इंसानियत के काबिल ही नहीं है। फिर से देखिए ना, पूरे रूम का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। सिया कर्तव्य के सामने युवराज की शिकायत करते हुए बोली। गीतांजलि ने उनकी प्यारी सी नोकझोंक देखते हुए युवराज का सामान उठाना शुरू कर दिया। भाभी माँ, आप रहने दीजिए। आपको पता है, बचपन से ही कर्तव्य भाई साहब की तरह ही इन्होंने सब कुछ सीख लिया है। एक्सेप्टेड एंड गुड हैबिट्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, रेसिंग और स्ट्रीट फाइटिंग। पता नहीं क्या क्या सीख लिया है, लेकिन ये प्लीज, ऑनेस्टी, बीइंग रिस्पेक्टफुल, ये सब कुछ नहीं सीख पाए। सिया युवराज के कंधे पर एक मुक्का मारकर बोली। वहीं यह सुनकर कर्तव्य जो कचौड़ी खा रहा था, वह उसके गले में ही अटक गई। युवराज सिया को छेड़ते हुए बोला। हाँ हाँ, कर्तव्य भाई साही अच्छे है ना तुम्हारे? कभी ऑफिस आई हो? एम्प्लॉय के अंदर कर्तव्य सिंह चौहान के नाम की दहशत फैली रहती है। उसका तो तुम्हें नहीं पता। हाँ, तो क्या हुआ? भाई साहब को सब मानते भी तो हैं, प्यार भी तो करते हैं और इज्जत भी देते हैं, और काम में थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ता है। तुम्हारी तरह घोंघू बन के काम नहीं चलता। सिया टेढ़ी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली। अच्छा, बड़ी हाई हो तब से मुझे बोल रही हो। बेट, ये लो फिर से अरेंज करो। अभी के अभी। वह अपना सामान एक बार फिर सभी जगह फैलाकर बोला। ये क्या, आप पागल हो चुके हैं? सिया हक्की बक्की रह गई युवराज के इस हमले से। उसकी नोकझोंक को अनदेखा करते हुए गीतांजलि की आंखों में कई सारे सवाल थे। वो लगातार कर्तव्य की आंखों में देखते हुए सोच रही थी। वही कर्तव्य गीतांजलि को अनदेखा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आज रात कुछ सच्चाई से पर्दा हट सकता है। गीतांजलि ने पानी का एक गिलास लिया और कर्तव्य की ओर बढ़ा दिया, जो दूसरी ओर चेहरा करके खड़ा था। क्या आपको कोई काम है? मेरा मतलब है कि किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन तैयार करनी है? गीतांजलि ने बहुत आराम से पूछा। कर्तव्य की सांस फूलने लगी। उसने सिर्फ नामे से हिला दिया। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको सच में समझने के लिए एक लंबी रात की जरूरत है। गीतांजलि अब थोड़ा घूरते हुए मुस्कुराई। वहीं कर्तव्य के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं, क्योंकि वह जानता था कि गीतांजलि के कहने का क्या मतलब है। कुछ समय बाद कर्तव्य के बेडरूम के अंदर गीतांजलि ने कर्तव्य के पीछे पीछे ही उसके कमरे में प्रवेश किया। कर्तव्य जाकर बिना कुछ बोले बिस्तर पर बैठ गया। गीतांजलि ने झुककर कर्तव्य के चेहरे को देखा। कर्तव्य ने उसे एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। गीतांजलि उसकी मुस्कुराहट देख समझ गई और आराम से बोली। काकू सा ने शादी से पहले सब बता दिया था। तब उन्होंने कहा था कि आपके दो दो रूप हैं और दोनों को संभालना नामुमकिन है। पर शादी के बाद ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। ऑफिस में उस दिन जो कुछ हुआ, आप अपने कर्मचारियों के प्रति निर्दयी नहीं हैं। ये बात युवराज द्वारा कुछ समय पहले आपके बारे में कही गई उस बात से बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक निर्दयी इंसान हैं। उस दिन युवराज ने भी कुछ बोला था, तब भी आपने उसके सामने बात छुपा दी। हाँ, आप जो हैं अभी मेरे सामने एकदम नेवर इमेजिनिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, स्ट्रीट फाइटिंग, रेसिंग, बुलिंग, एब्यूजिंग एवरीथिंग। गीतांजलि की बात करने का तरीका आसान था, लेकिन उसके बोलने में गुस्से को महसूस करते हुए कर्तव्य ने सारी सच्चाई कबूल करते हुए कहा। बरवेली, एब्यूसिंग, ये तो सिया ने नहीं कहा था। ये तो मैं बस ऐसे ही ऐड कर दिया। गीतांजलि धीमी आवाज में बोली। अरे, गैम्बलिंग भी है लिस्ट में? कर्तव्य अब अपनी आदतें अच्छे से बताते हुए बोला। हाँ हाँ, पता है, ढीठ लड़का। गीतांजलि उसे घूरते हुए देख रही थी। कर्तव्य ने अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए कहा। आई एक्सेप्टेड स्मोकिंग, नथिंग टू ऑल, ऑन ए रेगुलर बेसिस। कभी कभार मन करता है तो ड्रिंक भी कर लेता हूँ, बस बाकी सब तो रियली ऑन ए फुल मूड डे। क्यों, आपने मुझसे क्यों सब ये छुपाया? गीतांजलि अब चेहरे पर उदासी लाते हुए बोली। कर्तव्य बिस्तर से खड़ा हुआ और गीतांजलि के उदास चेहरे को देखकर उसे अपने गले से लगा लिया।
उसका चेहरा गीतांजलि के चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसकी नाक गीतांजलि की नाक से टच हो रही थी। कर्तव्य उसे अपने गले लगाते हुए बोला, कभी स्कूल कॉलेज में कोई टीनेजर क्रश था तुम्हारा? नहीं, गीतांजलि ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। कर्तव्य हंसते हुए खिड़की के पास चला गया। वह खिड़की पर हाथ रखते हुए आसमान को देखने लगा। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसके हैंडसम चेहरे को और भी ज्यादा निखार रही थी। गीतांजलि खुद को उसके चेहरे को देखने से रोक नहीं पा रही थी। क्रश? बिना उसे देखे तो फिर तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि क्रश के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वह ऊपर आसमान में चांद को देखते हुए बोला। मतलब? गीतांजलि के गले में अचानक से आंसुओं का गोला सा अटक गया। उससे बोला ही नहीं गया, इसलिए उसने टेबल के पास रखे पानी के गिलास को उठाया और एक घूंट भर पी गई। गिलास का आधा हिस्सा पीकर वह कुछ पूछने के लिए कर्तव्य की ओर बढ़ी। कर्तव्य की नजरें भी इस पूरे समय गीतांजलि के चेहरे पर थीं। गीतांजलि के होंठों पर पानी की कुछ बूंदें थीं, जो अब चांद की रोशनी में और ज्यादा उसके चेहरे को निखार रही थी। कर्तव्य जल्दी से उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और खिड़की से चिपका दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसके होंठों को जोर से चूमने लगा। उसने गीतांजलि को उठाकर खिड़की के पास बनी जगह पर बिठा दिया। गीतांजलि डर गई कि कहीं वह नीचे गिर जाए, इसलिए उसने एक सिरे से खिड़की और दूसरे सिरे से कर्तव्य की बाह पकड़ ली। वहीं कर्तव्य, जो फोर्सफुली गीतांजलि को चूमने में व्यस्त था, उसके हाथ लगने से शीशे का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। कर्तव्य के रूम के नीचे ठीक ईशानी का रूम था। ईशानी इस वक्त अपनी बालकनी में बैठी थी, जिस कारण शीशा सीधा उसके कंधे पर लग गया। वह डर से करा उठी। उसने इधर उधर उठकर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि यह शीशा कहाँ से आया है, क्योंकि कर्तव्य और युवराज के रूम की खिड़कियां आमने सामने थी। इसलिए ईशानी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाया। ईशानी एक बार फिर अपना कंधा सहलाते हुए लैपटॉप खोलकर देखने लगी। उस पर कर्तव्य की पिक्चर्स आ रही थी। रूम के अंदर कर्तव्य ने गीतांजलि को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और अपनी नाक उसकी गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू खुद के अंदर समाते हुए कहा, मतलब यह है कि 5 अप्रैल को तुम ना केवल मेरी पत्नी बनी, बल्कि मेरी पहली लवर क्रश भी बनी हो। गीतांजलि, जो कर्तव्य के अचानक इतने करीब आने से घबराई हुई थी, अपनी जगह पर जमसी गई। कर्तव्य ने आगे कहा, मुझे अपने क्रश के सामने एक बहुत अच्छा लड़का बनना था। मैं अपने क्रश के आगे अपनी बुरी हैबिट्स को कैसे उजागर कर सकता था? मुझे एक अच्छे और शांत लड़के की छवि बनाए रखनी थी, ताकि मेरी क्रश मेरी भावनाओं का जवाब दे सके। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके लिए भी सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। गीतांजलि उसके अचानक खुद पर आरोप लगाए जाने पर चौंक गई। क्या? मैं? जी हाँ, आप। सिर्फ आप। जो सारा एक्साइटमेंट कभी टीनेज लाइफ में फील नहीं हुआ, वह सब अभी आप एडल्ट लाइफ में फील करवा रही हैं हमें। कर्तव्य ने उसकी नाक पर जोर से बाइट करते हुए कहा। गीतांजलि ने सिसकते हुए जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और धीमी आवाज में बोली, अब क्या? अभी तो सब मुझे पता चल गया, आपके क्रश को। नो, व्हाट नेक्स्ट? गीतांजलि अपनी आंखें बच्चों की तरह नचाते हुए बोली। कर्तव्य सिंगल सोफे पर बैठे अपने जूते के फीते खोलते हुए बोला, मुझे इन चीजों का आदी बने हुए कई समय हो गया है, लगभग 8 या 9 साल। मैंने कभी भी स्मोकिंग वगैरह को अपनी आदत नहीं बनाया, लेकिन यह मुझे शांत करने में बहुत मदद मिलती है। मैंने पहले ही बताया है, मैं इसका आदी हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करूँगा, लेकिन आसानी से छोड़ भी नहीं सकता। देखो गीतांजलि, मेरी दुनिया बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ छोटी सी ही है, और यही सब मेरी दुनिया है। गीतांजलि चलकर कर्तव्य के पीछे आई और उसके सर के ऊपर झुककर उसकी आंखों पर किस करके बोली, आपकी छोटी सी दुनिया ना अब मेरी पूरी दुनिया है। कर्तव्य ने अपना सिर पीछे झुकाकर गीतांजलि के चेहरे को देखा, जिसके शब्दों में ईमानदारी साफ झलक रही थी। कर्तव्य ने गीतांजलि का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। गीतांजलि प्यार से कर्तव्य के बालों को सहलाते हुए नम आंखों से बोली, मुझे बस आपको खोना नहीं है। आपके अलावा इस लाइफ में मेरा कोई नहीं है। 5 अप्रैल को मैं आपकी प्रेमिका, पत्नी और क्रश बनी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से छूते हुए, मैं आपको किसी चीज़ के लिए नहीं छोड़ूंगी। दिस इज़ योर लाइफ and I don't want to disconnect it by any means. बस I don't want to lose you.
ट्रक फाइटिंग रेसिंग थोड़ा डर लगता है सुनकर। अगर कुछ हो गया तो। मैं थोड़ी सेल्फिश हूं ना, अकेली रहना नहीं चाहती आपके बिना। आपकी आदत जो पड़ गई है। मैं नम आंखों से कर्तव्य के गालों को छूते हुए बोली। कर्तव्य ने प्यार से उसके सिर को सहलाया। वह उसकी अकेले रहने के डर को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। उसे अपनी जिंदगी से और क्या चाहिए, जब वह खुद ही उसकी जिंदगी बन चुकी है। गीत, चुप, रोना नहीं। देखो, रोने की हिम्मत भी मत करना। कर्तव्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके आंसुओं को अपने होठों से पी गया, जिसे देखकर गीतांजलि शर्मा गई और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। आपके इस लाल रंग वाले चेहरे पर तो ये दिल फिदा है। आपके इस लाल रंग के दिल पर तो हमारा दिल सच्ची में फना हो गया है। कर्तव्य बहुत ही सेंसिटिव लहजे में उसके कान के पास बोला। उसे हल्के से चुम्मा कर लिया। गीतांजलि ने उसके चुम्बन से एक गहरी सांस भरी और अपनी पकड़ कर्तव्य की शर्ट पर और मजबूत कर ली और अपनी गर्दन कर्तव्य की गर्दन पर रख दिया। कर्तव्य हंसता हुआ बोला, तुम्हारे ऐसे किस करने से गुदगुदी होती है मुझे स्वीट हार्ट। कर्तव्य जोर जोर से हंसने लगा और जल्दी से गीतांजलि का चेहरा अपनी गर्दन से बाहर निकाला। उसने देखा कि गीतांजलि मुंह फुलाए उसे देख रही है। वह उसके बच्चों वाली हरकत पर गहराई से मुस्कुराया और उसे ब्राइडल स्टाइल से उठा लिया और उसे लेकर क्लॉथ रूम के अंदर आ गया। क्लॉथ रूम उसने गीतांजलि को एक छोटी सी चेयर पर बिठाया और प्यार से बोला, रुको, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। वह जल्दी से गया और फॉर्मल कपड़े बदलकर कैजुअल कपड़े पहन लिए और जल्दी से गीतांजलि के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए कर्तव्य ने कहा, गीत, क्या तुम सच में श्योर हो? मेरा मतलब है कि जब तुमने कहा कि तुम मुझे स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह वगैरह करने को मना नहीं करोगी, क्या तुम्हारा यही मतलब है? कर्तव्य एक बार उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, मेरा मतलब है कि हम कुछ भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। गीतांजलि धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कर्तव्य ने उसे अपनी गोद में उठाया और ले जाकर उस बड़े से बेड पर लिटा दिया। तुम तो श्योर भी नहीं हो सकती, मैं मुंह बिगाड़ते हुए बोला। उसकी बात सुन गीतांजलि हंसते हुए बोली, शायद आपको पता नहीं कि गुड गर्ल्स को हमेशा बैड बॉयज ही अच्छे लगते हैं। वह अब अपनी उंगलियों से अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोली, ऐसा क्या है? कर्तव्य मुस्कुराहट के साथ कहा और यह कहते हुए उसने अपने होठों को गीतांजलि के कंधे पर रख दिया। वही उसका दूसरा हाथ गीतांजलि के ब्लाउज को धीरे धीरे नीचे खींचने लगा। बाकी सारी चीजों के लिए हाँ कहा था, इसके लिए तो मैंने परमिशन दी ही नहीं। गीतांजलि अपनी बहुएं से कोड़ते हुए बोली। कर्तव्य उसके कंधे पर अपने होठ घुमाते हुए बोला, और इसके लिए परमिशन मांगने वाला भी कौन है? ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के लिए तो एक बार तो परमिशन मांग भी लूं और तुम मना भी कर दो, बट दिस इज माई जान, पूरी जिंदगी भर इसका लाभ उठाऊंगा मैं। वह गहराई से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगा। उसने उसकी साड़ी को उससे अलग कर दिया। कर्तव्य ने धीरे से उसके छोटे से गोरे से पेट पर अपनी नाक को रगड़ा और उस पर अपने किसों की बरसात करने लगा। उसके होंठ उसके पूरे पेट पर घूम रहे थे। उसकी क्लीवेज को जोर से चुम्मा किया। गीतांजलि खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। उसके होंठों से एक तेज सी आवाज निकली, कर्तव्य प्लीज। यह सुनकर कर्तव्य रुक गया, जबकि गीतांजलि ने शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कर्तव्य ने उसके होठों को तेजी से चूमा और कहा, कभी अपनी आंखें बंद मत करना। उसके ऐसा कहने से गीतांजलि के होश उड़ गए। कर्तव्य ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से ऐसा कर सकती हो? मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। शर्म से गीतांजलि ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया और जल्दी से उठकर बालकनी की तरफ भाग गई। कर्तव्य भी मुस्कुराता हुआ अपने बालों पर हाथ देते हुए उसके पीछे चला गया। गीतांजलि खिलखिलाते हुए बालकनी में इधर उधर भाग रही थी। कर्तव्य ने गीतांजलि को यह सोचने का मौका दिया कि कर्तव्य उसे पकड़ ना सकता, क्योंकि वह उसकी खिलखिलाहट सुनना चाहता था, जो साल की पहली बारिश की तरह थी, जिसे हर कोई खुले हाथों से गले लगाता है। इसी तरह गीतांजलि के साथ आने वाली हर चीज को गले लगाने के लिए उसने अपना दिल खुला रखा। काफी देर मजाक करने के बाद कर्तव्य ने गीतांजलि का हाथ पकड़ लिया। कर्तव्य उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कर्तव्य ने प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। गीतांजलि ने अपनी पलकों को झपकाया और उसे आगे बोलने का इशारा किया। कर्तव्य नीचे झुका और उसके कान के पास आकर धीमे लेकिन मदहोशी भरी आवाज में बोला,
आई लव यू। उसके शब्दों में गहराई थी। वही गीतांजलि जो उसके कहे गए शब्दों में खोई थी, वह आगे कुछ बोल ही नहीं सकती। कर्तव्य ने सोचा कि गीतांजलि अभी उसके साथ सहज महसूस नहीं कर रही। सब समझने में और भी काफी समय लगेगा। वह गीतांजलि को आज असहज महसूस नहीं कराना चाहता था, इसलिए उसने अपने प्यार को छुपाने की कोशिश की और कहा, आई लव संगीत। क्या? गीतांजलि कंफ्यूज हो गई थी कि वह एकदम से अपना रवैया क्यों बदल रहा है, क्योंकि अभी उसने साफ साफ सुना था कि आई लव यू बोला था, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर क्यों रहा है। गीतांजलि ने एक दबी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा। कर्तव्य दूसरी तरफ देखने लगा। गीतांजलि को समझ आ रहा था कि कर्तव्य अपनी भावनाओं को छुपा रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं समझ पा रही थी। इसलिए उसने खुद ही फैसला किया कि वह खुद कर्तव्य के सामने अपने प्यार का इजहार कर लेगी। मुझे भी कुछ कहना है आपसे, गीतांजलि ने अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आई लव यू मिस्टर कर्तव्य सिंह चौहान। गीतांजलि का ये इजहार सुनकर कर्तव्य मानो अपनी खुशी समेट ही नहीं पा रहा था। उसने अपने होठों पर हाथ रखा और खुद को विश्वास दिलाने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट छुपने का नाम भी नहीं ले रही थी। वह झटके से चिल्लाता हुआ बोला, ओ मेरी क्यूट जान, मेरी रूह, वह मेरे शरीर को छोड़कर जा रही है। तुम्हारा इकरार सुनने के बाद जल्दी से मुझे पकड़ लो, मत जाने दो। वह इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने गीतांजलि को अपनी बाहों में उठाकर चिल्लाने लगा, दत्त आप मीना। गीतांजलि ने शर्म से उसके कंधे पर हल्के से मारा। आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू। कर्तव्य चिल्लाया और उसे उठाकर घुमाने लगा। तभी गीतांजलि का हाथ बालकनी में रखे मिट्टी के गमले पर लग गया, जिस कारण वह गमला नीचे जाकर सीधा ईशानी के लैपटॉप पर गिरा और उसे लैपटॉप के दो हिस्से हो गए। ईशानी के पैर पर भी काफी चोट लग चुकी थी। कर्तव्य और गीतांजलि नीचे झांक कर देखा तो ईशानी जोर जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि कर्तव्य का तस्वीरों से भरा लैपटॉप दो टुकड़ों में टूट गया था और वह भी घायल हुई थी, क्योंकि वो गमला उसके पैरों पर भी गिरा था। अगले ही पल ईशानी को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने झटके से अपना सिर उठाकर ऊपर देखा तो उस समय कर्तव्य ने गीतांजलि को पीछे की ओर खींच लिया। ईशानी रोते चिल्लाते हुए अपना लैपटॉप लेकर एक तरफ हो गई। वहीं कर्तव्य और गीतांजलि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। वे एक दूसरे के गले लग गए। वहां बहुत ही सुकूनदायक हवा चल रही थी। रात को फूलों की मीठी खुशबू हवा में तैर रही थी। कर्तव्य हल्के से गीतांजलि की नाक पर बाइट करते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। उसने अपना चेहरा बहुत ही मासूम बनाकर उससे कहा, ओके आप रुको, मैं अभी आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ। गीतांजलि ने उसके मासूम चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कर्तव्य गीतांजलि को बेड पर आराम से बिठाते हुए बोला, नहीं तुम रहने दो, मैं लेकर आता हूँ। ओह शिट, पेस्ट्री भी, मैं उसे लाना ही भूल गया था। वह तो कार में ही होगी, रुको मैं दोनों लेकर आता हूँ। कर्तव्य ने प्यार से उसके बालों को सहलाया और उसके गाल को हल्का सा दबाते हुए बोला। वह जाने से पहले उसके कान को अपने होठों से छूना नहीं भूला था। उसके जाने के बाद गीतांजलि जल्दी से उठी और वार्डरोब की ओर बढ़ गई। उसने खुद को आईने में देखा। उसने अपने लाल चेहरे और गर्दन को अपनी नाजुक उंगलियों से सहलाया, जिस पर नीले रंग के वाइट करने के बाद निशान बन चुके थे। आईने के करीब जाकर उसने अपने आप से पूछा, क्या तुमने सुना? उसने क्या कबूल किया? उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ गीत। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हे भगवान, यह भी बड़ा चमत्कार है। कहीं मैं मर ही ना जाऊं। रुको रुको रुको, मैं उसकी क्रस हूँ। ओ गॉड। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। वो जल्दी से एक ड्रॉर की ओर भागी और उसमें से एक पेन और एक पेपर लेकर उस पर जल्दी से अपनी माँ को पत्र लिखने लगी। अपनी खुशी को पेपर पर उकेरते हुए वह उसे फाड़ने लगी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी कर्तव्य की बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी, जिसने फिर अपने मन में सोचा, माँ मुझे अब इसे फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई है जो मेरी और मेरी हर चीज़ की रक्षा करेगा। वह मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर पड़ी। माँ अपनी बेटी का हमेशा आप साथ देना, कोई उसके कर्तव्य को उससे छीन ना पाए। माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहना। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे लड़ने के लिए मजबूत बनाए रखना और भगवान से ज़रूर प्रार्थना करना कि कभी भी ऐसी स्थिति न आए कि मुझे लड़ना पड़े। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ माँ,
मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए उसने पत्र को करीने से मोड़ा और उसे एक ड्रॉर में रख दिया। किचन के अंदर कर्तव्य ने गाड़ी से पेस्ट्री के पैकेट लिए और उसे लेकर सीधा किचन में आ गया। वहां उसने लीलावती को फ्रीजर से बर्फ निकालते हुए पाया। क्या हुआ मामी माँ? वह सारा सामान एक तरफ प्लेट में रखते हुए बोला। वह ईशानी को चोट लग गई है। पता नहीं किस तरह से एक फूलदान उसके पैर पर गिर गया है और उसके पैर पर काफी चोट आई है। उसे बहुत दर्द है और मैं अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकती हूँ। कर्तव्य ने सिर्फ हूँ ही कहा। लीलावती को कर्तव्य से यह उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ इतना ही जवाब देगा। वह उदास चेहरे के साथ बोली, कर्तव्य बेटा, तुम्हें पता है कि मेरे लिए उसके पैर पर पैक लगाना बहुत अजीब होगा, क्योंकि तुम मेरे और ईशानी के बीच की उम्र के अंतर के बारे में जानते हो। इसके अलावा वह बहुत नखरे दिखाएगी। मैं सोच रही थी कि क्या तुम इसमें उसकी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों बचपन से एक साथ हो। उसकी बेशर्मी जैसी बातें सुनकर कर्तव्य की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन लीलावती भूल गई कि उसके सामने कर्तव्य सिंह चौहान खड़ा है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।